हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई पढ़ाई। माय नेम इज़ प्रणव और आज हम लोग केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि अगर आप लोग स्कूल की क्लास 11th में देखेंगे तो शायद सबसे पहला टॉपिक आता है। और इनफैक्ट अगर केमिस्ट्री को भी समझना है तो ये सबसे पहला स्टेप है उस पूरी जर्नी का, कि आप लोग अगर केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें मोल क्या है। बहुत बेसिक तरीके से समझाऊं तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं बात करूं किसकी, लेंथ की बात करूं, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो ऐसा यूनिट सिस्टम चलता है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है। इसने क्या कर रखा है कि हर एक पैरामीटर की यूनिट फिक्स कर रखी है सो एज टू कि सब जगह जितना भी है स्टैंडर्डाइजेशन आ सके उन यूनिट्स को लेकर के। तो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ की यूनिट होती है, आप लोग सब जानते हो, मीटर। टाइम की इन द वेरी सेम सेंस उसने सेकेंड्स रख रखी है। मास की बात करूं, किलोग्राम्स रख रखी है। टेम्परेचर की बात करूं तो डिग्री सेंटीग्रेड है। ऐसे हर एक क्या कह सकते हो, डायमेंशन की या हर एक पैरामीटर की यूनिट फिक्स्ड है एज पर द एसआई यूनिट सिस्टम, ताकि स्टैंडर्डाइजेशन आ सके। कि ऐसा ना हो कि आप यहाँ किसी और यूनिट में कैलकुलेट कर रहे हो और वहाँ किसी और यूनिट में हो रहा है। जैसे फॉरेन में आपने सुना होगा कि डिस्टेंस जो होती है वो माइल्स के अंदर कैलकुलेट करी जाती है, क्योंकि वहाँ वो एक अलग यूनिट सिस्टम को फॉलो करते हैं। हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पूरी कंट्री में यही सिस्टम फॉलो होता है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट पता करना हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको हम कहते हैं मोल। ये यूनिट जो है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए स्टैंडर्डाइज की गई है, और इस वजह से ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है या किसी भी केमिकल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, चाहे वो कितना ही बेसिक हो, वो एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किसको किस में कितना मिला रहे हैं। आपको पता तो होना चाहिए कि अमाउंट क्या है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, और उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम मोल कंसेप्ट का यूज करते हैं। इस वजह से ये केमिस्ट्री की सबसे पहली और इंपॉर्टेंट सीढ़ी बन जाती है। तो देखो, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए, आई एम सॉरी, मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको बहुत ही बेसिक लेवल पे मोल को समझना पड़ेगा। क्या होता है मोल? देखो, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमारी आई उन्हें डिटेक्ट करने में कैपेबल नहीं होती। इनफैक्ट अगर कुछ कुछ न्यूमरस अमाउंट्स ऑफ एटम्स ही है, लेट्स से काउंटेबल अमाउंट्स ऑफ एटम है कि 10,000 एटम्स पड़े हैं या 20,000 एटम्स है, तो भी हम उनका मास एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो वेइंग स्केल्स होते हैं वो उतने नेग्लिजिबल मास को नहीं महसूस कर सकते, ठीक है। उनकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। आपको बहुत हाईली सेंसिटिव वेइंग स्केल यूज करना पड़ेगा उसके लिए। तो बेसिकली बात यह है कि एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि उनका मास कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल टास्क हो जाता है। उनका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट एक साथ होना ज़रूरी है, कि एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब वो इकट्ठा हो जाएंगे तो उनका मास इतना बनेगा कि हमारी नॉर्मल वेइंग स्केल उसको कैलकुलेट करने लगेगी। तो इस चीज को प्रैक्टिकली डिड्यूस करते करते उस नंबर को, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि क्या किया जा सकता है, जिनको कैलकुलेट किया जा सकता है, तो एक नंबर निकल के आया जिसका नाम था एवोगैड्रोस नंबर। अब देखो, ये नंबर ऐसे तो आया नहीं कि कोई सो रहा था उसको सपने में आया, भगवान आए बोले कि ये नंबर यूज करना, तेरा मोल कंसेप्ट चल जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप बहुत सारे परफॉर्म करते हो एक्सपेरिमेंट्स, और उन एक्सपेरिमेंट्स को एनालाइज करते हुए आप एक नंबर पे पहुंचते हो जो कि आपको लगता है कि ये हर जगह कांस्टेंट है, यानी मैं मिनिमम इतना रखूंगा तो मैं लगभग हर एक सब्सटेंस का मास कैलकुलेट कर सकता हूं। उस एवोगैड्रो नंबर को, जिसको सिंबलाइज किया जाता है Na से, वो निकल के आया कितना, 6.023 इंटू 10⁻23। इस एवोगैड्रो नंबर के निकल के आने से मोल कंसेप्ट का फॉर्मेशन बनने लगा। हमने क्या बोला कि जब इतने पार्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के, जैसे मान लो वो सब्सटेंस क्या क्या हो सकता है, वो सब्सटेंस एटम्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हो सकते हैं, या ऑक्सीजन के हो सकते हैं, या नाइट्रोजन के हो सकते हैं, या किसी भी और सब्सटेंस के हो सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करता है, या किसी मॉलिक्यूल के हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कंपाउंड के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स किसी के भी पॉसिबल है, ठीक है।
लेकिन बात यह है उनका नंबर इतना होना चाहिए, जैसे मान लो मॉलिक्यूल है तो इतने नंबर्स होने चाहिए उन मॉलिक्यूल के कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ हैं, ठीक है। अगर एटम्स है तो इतने मॉलिक्यूल्स इतने एटम्स एक साथ हैं, तो आप फिर उस क्यूमुलेटिव क्वांटिटी को या उस कलेक्टिव क्वांटिटी को आप क्या बोलने लगे, 1 मोल कहने लगे। यानी जब सिंपली सी बात करूं मैं कि जब इतने पार्टिकल्स इकट्ठा मिलेंगे मुझे एक सिंगल क्वांटिटी में होंगे, उनको मैं कहूंगा 1 मोल। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ मोल, ठीक है। जब वो इतने नंबर में एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो उनका मास कैलकुलेट करना या उनका अमाउंट कैलकुलेट करना मेरे लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, इनफैक्ट आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा इससे कम का मास कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स होते हैं जिनकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इन जनरल एक्सपेरिमेंट करते हुए लैबोरेटरीज में स्टैंडर्डाइज्ड वे में ये नंबर बहुत इफेक्टिव है, ये नंबर चमत्कारी नंबर है, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है इसको। यहां से मूल कंसेप्ट की सारी कहानी निकल के आई और अपन अगले पेज पे चलते हैं वो समझने के लिए जो हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मदद करेगा कि कैसे हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। बात तो वही है ना, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो आप, समझ गए आप, वो अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि कैलकुलेट कैसे करना है। दिस इज 1 मोल, लेट्स से इसकी एक पैरामीटर तो आप लोग जानते हो कि नंबर जो होगा ना इसके अंदर, किसका नंबर, मैं लिख रहा हूं इन जनरल पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो हैं ये आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सब अटोमिक पार्टिकल, मॉलिक्यूलर एंटिटी, कोई भी पॉसिबल चीज हो सकती है। इन जनरल मैंने पार्टिकल्स लिखा है और उनका नंबर कितना होता है आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर होता है, यानी न्यूमेरिकली लिखा जाए तो 6.023 इंटू 10⁻23। ये नंबर फिक्स हो गया, एक मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे ही होंगे, अगर वो मोल चाहे किसका भी हो उसमें इतने पार्टिकल्स पक्का होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अपन एक मोल के मास की बात करते हैं। तो देखो आपने, एक सेकेंड, ओके, आपने मास की जब मैं बात करूंगा दिख रहा होगा ये, आई थिंक, हाँ दिख रहा है। तो मास की जब मैं बात करूंगा तो मास ठीक है अपन, हाँ जैसे मुझे मेरा वेट कैलकुलेट करना होगा मैं किलोग्राम्स में करूंगा, ठीक है। कुछ जगह पाउंड्स में किया जाता है, कुछ कंट्रीज के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड वही है। आपको सब्जी अगर आप बाजार से लाने गए तो आप उसका वेट ग्राम्स में ले सकते हो, किलोग्राम्स में ले सकते हो, बहुत अनसर्टेन सी बात है, हर चीज़ का मास अलग अलग होता है। लेकिन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के केस में आपने मास की यूनिट्स जो होती है, वो यूनिट आपने क्या क्या देखी होगी, या तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं कार्बन की बात करूं तो आपने देखा होगा 12 U, आपने देखा होगा 12 AMU, आपने देखा होगा 12 ग्राम, ये तीनों चीजें आपने देखी होगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों को छोड़ के मैं इसकी बात करूं, मैं यहां एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं बेटा, कार्बन लिया है मैंने, ठीक है, जिसका सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12। तो कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, कार्बन की ये तीनों यूनिट्स के साथ आपको देखने को मिलेगा, नंबर कांस्टेंट रहेगा पर यूनिट बदलती रहेगी। इस यूनिट के साथ में कुछ और चीजें भी बदल रही है उस कार्बन से रिलेटेड, वो अपने को समझना है यहाँ पे। देखो U लिखा हुआ हो, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यानी किसी एक चीज का मास। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, और G का मतलब तो आप जानते हो, ग्राम्स, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, देखो नंबर सेम है, यूनिट बदल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एटॉमिक मास के कंसेप्ट के बारे में एक बहुत छोटी सी चीज याद दिलाता हूं कि अपन किसी भी एटम का जब मास कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो एटम इतना छोटा होता है कि उसका मास अकेले का कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव वे में उसको कैलकुलेट करते हैं कि हमने क्या करा, कार्बन 12 जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट या आप कह सकते हो कि एक्सेसिबल एलिमेंट हमारी अर्थ पे है, उसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी एलिमेंट का मास। यानी आप किसी एटम का मास रखेंगे, जैसे मान लो X रखा, उसको डिवाइड कर दिया मैंने कार्बन 12 के एक एटम के मास से या एक टुकड़े के मास से। बात समझने की कोशिश करना है यहाँ पर,
बात यह है कि इसकी जो यूनिट होगी वो इसकी यूनिट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां जो मास निकल के आएगा वो आएगा आपका यूनिटलेस। तो जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, ये एक सपोज्ड नोशन है कि वो यूनिटलेस होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मैं एटॉमिक मास की जब डेफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा तब उसके अंदर अपन ये चीज कवर कर लेंगे। अभी इतना समझिए कि वो यूनिटलेस होता है क्योंकि आप किसी और चीज के रेस्पेक्ट में निकालते हो, यानी एक के ऊपर एक को डिवाइड करते हो तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां यूनिट कर क्या रही है? अगर यूनिटलेस है तो यूनिट का काम क्या है फिर यहाँ पे? तो देखो बच्चों, यूनिट का काम बड़ा सिंपल है। यहाँ पे यूनिट यहां पर ये सिग्निफाई कर रही है कि अमाउंट कितना है। जैसे U या AMU के केस में ये चीज अंडरस्टूड है। यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट के केस में एक एटम की बात हो रही है, इस बात को समझिएगा आप। यहां पर जब वो कह रहा है 12U, इसका मतलब उसने एक एटम का रिलेटिव मास बताया है। अगर वो कह रहा है 12 AMU तो उसने एक एटम का रिलेटिव मास बताया एटॉमिक मास यूनिट में। सेम ही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं। दीज बोथ आर सेम, ठीक है। यहां आ जाते हैं, अब यहां सारी कहानी निकल के आती है कि क्या आप मुझे बताओ कि ग्राम्स में कभी भी एक एटम का मास हो सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है, ये ग्राम हो ही नहीं सकता। ग्राम काफी बड़ी यूनिट हो जाती है, 1000 मिलीग्राम्स मिलकर के 1 ग्राम बनाते हैं, समझते हैं इस बात को आप लोग। इसका मतलब एक एटम का पॉसिबल नहीं है। जब भी हम ग्राम में लिखते हैं ना किसी भी चीज का मास, तो इसका मतलब हम वहां पर मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां ये जो 12 ग्राम मास है कार्बन का, वो 1 मोल का मास है। 2 मोल का मास कितना होता है यहाँ पे? ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता 2 से और आपका 24 ग्राम्स निकल के आता। 3 की बात करते तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता 3 से और 12 3 जा 36 ग्राम्स निकल के आता। किसके लिए? 3 मोल्स के लिए। ये एक बात अपन ने और समझ ली आज। तो बहुत सिंपली अगर मैं इसका सारा सार आपको समझाऊं तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था कि यूनिफाइड मास और एटॉमिक मास यूनिट, ये एटॉमिक मास जैसी रिलेटिव वैल्यू को यूनिट देती है ताकि उसका अमाउंट आप लोग सिग्निफाई कर सके, ठीक है। UAMU एक ही चीज है, एटम की बात कर रही है। ग्राम अपने आप में मोल्स की बात करता है, ठीक है। अभी आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, तो हम वापस यहां पर आते हैं। हम मोल के नंबर वाले एस्पेक्ट की बात कर चुके थे कि नंबर उसका इतना फिक्स होगा, ठीक है। लेकिन मास की जब मैं बात करूंगा तो देखो मास फिक्स नहीं है। कार्बन का मास अलग होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का अलग रिलेटिव मास निकल के आएगा और कार्बन का अलग आएगा, नाइट्रोजन का अलग आएगा, ऑक्सीजन का अलग आएगा, लिथियम का अलग आएगा, सब एटम का अलग अलग आएगा। लेकिन जब भी आप मोल का मास निकालेंगे तो वो ग्राम्स में आएगा। तो आप उसको क्या लिखेंगे? या तो आप लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, जिसको हम क्या लिखते हैं? GMM, GMM नहीं सॉरी, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। वापस लिख देता हूं साफ दिखे, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो वो मॉलिक्यूल का मोल है तो एटम तो लिखना वहां सही नहीं होगा, ग्राम एटॉमिक तो गलत हो जाएगा, तो हम उसको लिख देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और यहां इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है GMM। तो ये हो गई मास वाले एस्पेक्ट की बात, यानी आपने पार्टिकल एस्पेक्ट देख लिया कि जब अगर मोल की बात होगी और वो 1 है तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इतने होंगे। अगर आपने इसको 2 करा तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 करा तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो? बहुत इजीली समझ सकते हैं हम इस चीज को अगर हम लोग इसकी प्रैक्टिस कर ले। बस 1-2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आगे। तीसरा एस्पेक्ट और देखते हैं। तीसरा एस्पेक्ट निकल के आता है वॉल्यूम का। अब देखो, वॉल्यूम काफी हद तक एक वेरिएबल चीज है। मान लो मैं अभी क्या करा, मैंने एक गैस सिलेंडर लेके आया जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो वॉल्यूम है ना, अगर आप उस सिलेंडर के प्रेशर को बढ़ाएंगे तो उसकी वॉल्यूम कम होने लगेगी। प्रेशर मतलब दबाव बढ़ाओगे तो अपने आप सिकुड़ने लगेगी ना वो चीज, या फिर प्रेशर कम करेंगे तो वो बढ़ने लगेगी चीज, ठीक है। दूसरी चीज टेम्परेचर। मान लीजिए आपने उस ऑक्सीजन गैस को और ठंडे टेम्परेचर पे लेके गए और फ्रीज करने की कोशिश की आपने, तो होगा क्या? वो चीज सिकुड़ने लगेगी, उसका वॉल्यूम कम होने लगेगा। टेम्परेचर कम होने के साथ साथ वॉल्यूम कम होता है। इस चीज को आप लोग क्लास 11th के 5th चैप्टर में पढ़ोगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में। पर काफी जनरल नोशन है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का भी जब आप ढक्कन खोलते हैं तो आप इनडायरेक्टली उसका प्रेशर रिलीज कर देते हैं। प्रेशर रिलीज करने से गैस बाहर आने लगती है, गैस का वॉल्यूम बढ़ने लगता है, वो बाहर आने लगती है, सिंपल बात। जैसे ही आप उस कोल्ड ड्रिंक को
फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करके रखते हैं, आप देखते हैं कि गैस कंटेंट रहती है, जितना कम से कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पाती है उतना ही करती है। तो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ में वॉल्यूम बदलती है, ये बात मेरी समझनी बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर की क्वांटिटीज़ को बदलने की कोशिश करूंगा तो अपने आप वॉल्यूम भी बदलेगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, वॉल्यूम एट एसटीपी करा। वॉल्यूम एट एसटीपी का मतलब यहां क्या हुआ, देखो यहां लिख देता हूं मैं। एसटीपी का मतलब होता है, ये चीज कट तो नहीं रही, हाँ ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये आपने एक टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड मान लिया। मान लो टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर को आपने कितना मान लिया, 1 atm मान लिया। दिस इज स्टैंडर्डाइज्ड। इसको एसटीपी की जगह एनटीपी भी लिखते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। आज से कुछ साल पहले नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर की अलग वैल्यू हुआ करती थी और एसटीपी में अलग हुआ करती थी। अब स्टैंडर्डाइजेशन करके इन दोनों को एक ही कर दिया। तो चाहे यहाँ एसटीपी लिखा हो चाहे एनटीपी लिखा हो, बात एक ही है। तो हमने क्या करा, हम जब भी मोल के वॉल्यूम की बात करेंगे ना, हम सिर्फ एसटीपी पे बात करेंगे, क्योंकि हम सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, साइंस को समझते हैं और हम ये बात जानते हैं कि वॉल्यूम टेम्परेचर और प्रेशर के साथ बदल जाएगी। तो इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर को फिक्स करना जरूरी है अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है मोल की। तो वॉल्यूम एट एसटीपी देखो क्या होगी, 22.4 लीटर, ये भी फिक्स है। तो हमने मोल के तीनों एस्पेक्ट समझ लिए, पार्टिकल भी समझ लिया, ठीक है, मास भी समझ लिया और वॉल्यूम भी समझ लिया। अब मोल सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूले में बदलने लायक आ चुके हैं हम, कि हम एक फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट हम समझते हैं इसका, ये यहीं लिखा रहने देता हूं। मैं यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाता हूं और आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं। बेटा फॉर्मूला बड़ा इजी होगा, बहुत सिंपल होगा, ठीक है। देखो आपने ये चीज देख ली कि मोल्स पार्टिकल्स, मोल्स मास, मोल्स वॉल्यूम डायरेक्ट लिंक्ड है, ठीक है। मोल को मल्टीप्लाई करोगे तो पार्टिकल्स भी मल्टीप्लाई होंगे, मोल को मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई होगी, मोल को मल्टीप्लाई करोगे तो मास भी मल्टीप्लाई होगा। दिस इज अ वेरी जनरल नोशन, सिंपल बात जो हमने अभी तक समझी। तो फॉर्मूला देखो क्या निकल के आता है। मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि मास एक्स है, या कुछ भी मास आपको उसने देने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो हम उसको क्या मान रहे हैं, हम उसको गिवन मास लिख रहे हैं। और उस गिवन मास को जब आप उस पर्टिकुलर चीज के, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको कार्बन का मास दिया गया है, तो आप कार्बन के जब इसको मोलर मास से GMM या GAM से डिवाइड कर दोगे, मान लो गिवन मास कार्बन डाइऑक्साइड का है तो उसके GMM से डिवाइड कर दो, मान लो गिवन मास अमोनिया का है तो उसके GMM से डिवाइड कर लो, मान लो गिवन मास किसका है, ऑक्सीजन का है, तो उसके GAM से डिवाइड कर लो। बात यह है जिसका भी आपसे पूछा गया है उसका GMM या GAM आपको यूज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और बहुत सिंपल सी चीज़ है याद करने के बारे में कि बेटा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलरली करोगे तो ये GMM GAM जैसी वैल्यूज जो होती है ये बिना याद करे याद हो जाती है। तो इनको अलग से याद करने की मेहनत करना फालतू का काम होता है, वो कभी मत करना। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, अपने आप वैल्यूज याद होने लगेगी। एक एस्पेक्ट ये है, मान लो क्वेश्चन में मास ना दे करके मुझे क्या गिवन है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो मैं क्या करूंगा उसको 6.023 या फिर सिंपल लिखूं तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। या फिर मान लो उसने मेरे को कहा कि गिवन वॉल्यूम दे दी मुझे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना वो STP या NTP पे ही वॉल्यूम देगा आपको और कोई वॉल्यूम नहीं देगा। अगर वो इसके अलावा किसी और प्रेशर टेम्परेचर पे आपको वॉल्यूम देता है ना, अगर उसने STP NTP वहां मेंशन नहीं किया है, तो फिर हम मोल के फॉर्मूले से नहीं लगा सकते वहां पे, फिर हम वॉल्यूम से मोल्स नहीं निकाल सकते। फिर दूसरा फॉर्मूला है वो आगे पढ़ेंगे, 11th क्लास का ही टॉपिक है वो। यहां ध्यान रखना कि जब भी आपको मोल कैलकुलेट करना हो तो STP NTP जरूर लिखा हो, उसके बाद में आप क्या करेंगे उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। और बहुत ही बेसिक सी बात है कि अगर नीचे लीटर लिखा है तो ऊपर भी वॉल्यूम लीटर में ही रखना, अगर मिलीलीटर में रखो तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत सिंपल बात है। तो ये मेरा बहुत ही छोटा सा और सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आया कि जिस एस्पेक्ट की वैल्यू मेरे को गिवन है उस एस्पेक्ट के क्या करूंगा,
स्टैंडर्डाइज्ड, जैसे मास की वैल्यू गिवन है तो स्टैंडर्डाइज मास से डिवाइड कर दिया, पार्टिकल की गिवन है तो स्टैंडर्डाइज पार्टिकल यानी एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, और अगर वॉल्यूम आपको गिवन है तो स्टैंडर्डाइज वॉल्यूम से डिवाइड कर दो और मोल्स निकाल दो, बहुत आसानी से निकल के आ जाएंगे। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं कि मोल का जो क्वेश्चन वाला एस्पेक्ट है ना उसको एक अलग वीडियो में लेकर के आते हैं। 20 मिनट का वीडियो, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा का वीडियोज आप लोग देखना प्रेफर करते हैं। अगर करते भी हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अलग अलग वीडियोस में देखें, ताकि जो बच्चे छोटे वीडियो से समझना चाहते हैं, मान लो किसी को सिर्फ इसी एस्पेक्ट को समझना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो, किसी को न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को समझना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो मैं मेंशन कर दूंगा वीडियोस के टाइटल्स में। तो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। आई होप आपको मोल समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना केमिस्ट्री में आगे बढ़ना गलत होगा, सही नहीं होगा, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बेसिक कंसेप्ट है, सीख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।